4 बॉर्डर स्टेट्स में मॉक ड्रिल्स अनाउंस हो चुकी हैं। बीएसएफ ने वार्निंग दे दी है कि टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तान की तरफ से वापस कैंप्स के अंदर आ रहे हैं और घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है कावेरी इंजन को लेके। और उस कावेरी इंजन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, जैसे वो नेवी के पास भी आने वाली है। बहुत सारी कावेरी इंजन से रिलेटेड डिटेल्स भी हैं आज के वीडियो में। और इतना ही नहीं, भारत अब चाइना का जो एयरबेस बांग्लादेश के अंदर चाइना जो बनाने की कोशिश कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए भारत त्रिपुरा में कुछ कर रहा है। वो क्या कर रहा है वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से मुरीद एयरबेस जो थी वो एक्चुअली कैराना हिल से भी बड़ा वहाँ पे धमाका हुआ था अंडरग्राउंड बंकर के अंदर, ऐसा माना जा रहा है। उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उसकी एक और झूठ के ऊपर से पर्दाफाश हुआ है। व्लादिमीर पुतिन और रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप को भाई अभी थोड़ा सा गोली दिया है। वो क्या दिया है वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जापान और ताइवान ने चाइना का जो PL-15 मिसाइल जो पकड़ा गया था भारत के अंदर, वो उसको एक्सेस ले लिया है डीआरडीओ से। उस बहुत सारे इससे रिलेटेड अपडेट्स हैं और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे आज के वीडियो का ये वाले न्यूज़ से कि भाई मॉक ड्रिल्स पिछले बार जब हुआ था तो हम सब ने देखा कि क्या हुआ था उसके बाद में। मॉक ड्रिल्स के नाम पे बहुत सारे स्टेट्स में हुई भी नहीं थी मॉक ड्रिल्स, कुछ बॉर्डर स्टेट्स में हुई भी थी। और इमीडिएटली उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था। इस बार वापस हमें मॉक ड्रिल्स का अनाउंसमेंट हो चुका है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में। हरियाणा में के सरकार ने इसका नाम ऑपरेशन शील्ड दे दिया है। ऑपरेशन शील्ड 22 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। 5 बजे से शुरुआत होगा हरियाणा में। और इमरजेंसी मैकेनिज्म्स से कैसे डील किया उसको गाइड किया जाएगा। यहाँ पे एयर रेड सायरन्स होगा। और जो बॉर्डर विलेजेस हैं उसके अंदर जो बंकर्स हैं, कम्युनिटी बंकर्स हैं, उनके अंदर कैसे गांव वालों को जाना है जब भी कोई अटैक होता है पाकिस्तान के टाइम से, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी इस मॉक ड्रिल में। और इस बार देखना पड़ेगा कि मॉक ड्रिल में क्या होने वाला है, क्योंकि बीएसएफ के जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल है, उनका नाम जो है अभी जनरल शशांक आनंद, उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स ये बता रहे हैं कि भाई इन टेररिस्ट जो हैं वो वापस कैंप्स के अंदर वापस आ गए हैं और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स करने की वो कोशिश करेंगे, ऐसा खबर आया है। तो क्या भारत वापस एक्शन लेने वाला है? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन देखिए, एक चीज़ हमें नोटिस करने की ज़रूरत है। पिछले बार जब अनाउंस हुआ था तो बहुत सारे स्टेट्स में हुई भी नहीं थी मॉक ड्रिल्स। तो इस बार ये मॉक ड्रिल्स जेन्युइनली होंगे जहाँ पे अनाउंसमेंट्स हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये एडवर्सरी को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की भी एक चाल हो सकती है, क्योंकि भाई हर बार मॉक ड्रिल्स के बाद में अटैक्स नहीं होगा, कुछ बार शायद अटैक ना भी हो, या क्या पता। तो ये मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं। और बंकर्स के अंदर सिविलियंस को कैसे जाना है वो बताया जाएगा। ब्लैकआउट होने वाला है। इनफैक्ट रात को 8 बजे माना जा रहा है कि हरियाणा में ब्लैकआउट भी होगा। सिविलियंस को ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। अब दूसरी बहुत बड़ी खबर अभी है कि कावेरी इंजन अभी ट्रेंड कर रहा है, और ये सिटीजन्स मूवमेंट है। ऐसा नहीं कि कोई मीडिया चैनल ने इसको प्रमोट किया है या गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया है। सिटीजन्स खुद कावेरी इंजन की मांग कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत की खुद की इंजन है नहीं, ठीक है, फाइटर जेट में लगाने के लिए। भारत का जो तेजस है उसकी जो इंजन है वो यूनाइटेड स्टेट से मंगाई गई है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से, ठीक है। और वो लोगों ने लगातार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी 3 साल से डिले किया है। अब तक तो सारी इंजन्स की डिलीवरी भी आ जानी थी, लेकिन अभी तक मात्र 1 या 2 ही इंजन आए हैं, और अभी भी वो बहुत ही रो रो के डिलीवरी कर रहे हैं। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की चाल ही है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है वो दूसरे कंट्रीज को इंजन सप्लाई कर रही है। वो यूएस एयरफोर्स को इंजन सप्लाई कर रही है, लेकिन भारत को नहीं कर रही है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। और भारत का खुद का इंजन का कैपेबिलिटी है नहीं। और कावेरी इंजन जो है इस समय उसकी टेस्टिंग हो रही है रशिया के अंदर। जी हाँ, मॉस्को के आउटस्कर्ट्स में उसकी टेस्टिंग हो रही है। 25 आवर्स की उसकी जो टेस्टिंग जो है, फ्लाइट टाइम जो है वो बाकी है। अब ये मॉस्को में क्या हो रहा है कि भाई एक IL-72 कार्गो एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर ये इंजन इस समय फिट हो चुकी है, और इसको एज अ टेस्ट बेड का यूज़ करके इसके ऊपर अभी वेरियस कंडीशंस में
टेस्टिंग हो रही है एज वी स्पीक, क्योंकि भारत के अंदर ये टेस्टिंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं है। अब ये जो कावेरी इंजन है ये एक गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लैब जो है डीआरडीओ के अंदर, उसके अंदर ये डेवलप की जा रही है। एक जेट प्रपल्शन इंजन है और ये 80 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट है इसका, ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन है ये। और इसका जो फ्लैट रेटेड डिज़ाइन जो है वो थ्रस्ट लॉस को कम करता है। बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि काफ़ी एम्बिशियस प्लान था और 2008 में इसको तेजस से डी लिंक कर दिया गया था क्योंकि वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा था। अब आज तक 3,000 करोड़ कावेरी इंजन के लिए खर्चा किया है भारत के अंदर। और जो जनरल इलेक्ट्रिक को F404 वाले जो इंजन है वो कावेरी से, तो लास्ट जो टेस्ट हुआ था कावेरी उससे तो ज़्यादा एडवांस्ड है। अब पॉइंट ये है कि ये इतने साल तक डिले हुआ क्यों, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, राइट। अब डिले इसलिए हुआ है कि इसकी जो एरोथर्मल और मेटलर्जिकल हर्डल्स हैं जो इसको डेवलप करने के लिए, उसका वो जो हर्डल्स हैं वो इसलिए भारत के पास भारत को सामना करना पड़ा क्योंकि भारत के अंदर वो रिसोर्स और वो टैलेंट नहीं था उस टाइम पे। जब इसकी कमीशनिंग हुई थी उस टाइम पे नहीं था, तो उसकी वजह से डिले हुआ था। और जो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, स्पेशली सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, ये भारत के पास नहीं है क्योंकि 1998 में भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। जी हाँ, तो इसके पीछे भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही हाथ है। सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के टाइम सैंक्शंस के वजह से आज भारत के पास नहीं है। और जो डोमेस्टिक फैसिलिटीज़, जैसा मैंने कहा, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। और जो भारत ने 2013 में एक फ्रेंच कंपनी स्निकमा करके एक है, उसके साथ कुछ की इंजन कोर टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था। बट माना जा रहा है कि डीप स्टेट ने अपने इन्फ्लुएंस से उस डील को कैंसिल करवा दिया फ्रांस के थ्रू, तो 2013 में ये डील नहीं हो पाया। तो 2008 से 13 के बीच में भारत रुका हुआ था कि भाई ये डील हो जाए, बट ये डील कैंसिल हो गया था। और ये सारी मेन रीजंस है जो इसके वजह से कावेरी इंजन नहीं हो पाया। अभी ये जो कावेरी इंजन जो अभी टेस्ट हो रही है रशिया के अंदर, ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यूसीएवीज में, और स्पेशली घातक की स्टील्थ एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके अंदर टेस्ट फिट करने के लिए ये इंजन की टेस्टिंग हो रही है। तो मान लीजिए टेस्ट क्लियर भी हो जाता है 25 आवर्स का जो बाकी है, उसके बाद में भी और बहुत ज़्यादा काम बाकी है तेजस फाइटर जेट के अंदर फिट करने के लिए, क्योंकि ये मात्र एक यूएवी के अंदर फिट करने के लिए ये टेस्टिंग की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। गोदरेज एरोस्पेस ने काफ़ी सारे क्रूशियल इंजन मॉड्यूल्स इसके अंदर सप्लाई किए हैं। अब बहुत बड़ी खबर इसमें ये आ रही है कि राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया था पिछले महीने कि कावेरी इंजन के अंदर लेटेस्ट इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स ये प्रोग्राम में की जाएगी। जी हाँ, ये हो रहा है। पब्लिक डिमांड्स के वजह से तो नहीं हो रहा है, सरकार ने 1 महीने पहले ही इसके ऊपर डिसीजन ले लिया था। अभी तो जस्ट ये पब्लिक डोमेन पे आया है, लेकिन सरकार ने ऑलरेडी इसके ऊपर डिसीजन ले लिया है। ये बात राजनाथ सिंह जी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है ऑफिशियली। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कावेरी इंजन जो है सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं बल्कि नेवी भी इस्तेमाल करना चाहती है। जी हाँ, जो कावेरी मरीन गैस टरबाइन जो है वो मैरिटाइम वेरिएंट है जो ओरिजिनल जेट इंजन का। और ये कुछ वो जो विशाखापट्टनम में जो नेवल डॉकयार्ड है उसके अंदर ये एक्सटेंसिव टेस्टिंग हुई है इस इंजन की। और ये शिवालिक क्लास फ्रिजेट्स के अंदर ये इंजन को यूज़ किया जाएगा। जी हाँ, कावेरी इंजन का जो मरीन वर्जन है वो शिवालिक क्लास फ्रिजेट्स के अंदर यूज़ किया जाएगा। अभी फ़िलहाल उसके अंदर जी का जो LM 2500 गैस टरबाइन वाली इंजन यूज़ की जा रही है, तो वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं नेवल डॉकयार्ड जो विशाखापट्टनम के अंदर है कि भाई कुछ भी करके ये भारत के जो फ्रिजेट्स के अंदर इसकी यूज़ हो जाए, तो नेवी के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे। तो अभी बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत ने जो लाल मोनीरहत जो बांग्लादेश के अंदर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जो 20 किलोमीटर दूर है, जो एयरबेस जो है बांग्लादेश के अंदर जो चाइना हेल्प कर रहा है डेवलप करने के लिए, जो भारत के लिए बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने अब त्रिपुरा के अंदर एक एयरबेस है जो 1971 वॉर में इस्तेमाल हुआ था अटैक करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, उस एयरबेस को अब भारत वापस रिफर्बिश कर रहा है। जी हाँ, ये जो एयरबेस है ये लास्ट 1990s में ये डिस्कार्ड हुआ था। उस टाइम पे ये एक सिविल एयरपोर्ट था। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स ऐसे ही हैं, सिविल एयरपोर्ट्स हैं जो मिलिट्री यूज़ भी होता है, ड्यूअल पर एयरपोर्ट्स होते हैं। नॉर्थन त्रिपुरा का जो कैलाशार रीजन है वहाँ पे ये एयरबेस है।
और ये एयरबेस को अभी रिफर्बिशमेंट की करने की बातें की जा रही है। तो ये जो एयरबेस है ये बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक है। तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना का जो लाल मुनीर हट जो एयरबेस है जो वो बना रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसको काउंटर करने के लिए भारत इसको एक्टिवेट कर रहा है। ये आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। भारत ने अपने स्टेप्स ले लिए। हालांकि हालांकि आराम से भारत ये जो सो कॉल्ड एयरबेस है लाल मुनीर हट को, उसको डिसेबल कर सकता है। आप लोग ने देखा ही था भारत ने कैसे पाकिस्तान के एयरबेसेस के अंदर अंदर 200 300 किलोमीटर अंदर जाके रनवेज को हिट किए थे। तो ये 20 किलोमीटर वाला जो है वो तो मात्र फ्यू सेकंड्स के अंदर हम आराम से एयर स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत भी एक काउंटर मेजर यहाँ पे ले रहा है। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि भाई मुरीद एयरबेस जो है पाकिस्तान के अंदर, माना जा रहा है, अभी लेटेस्ट इमेजेस आई हैं डेमियन साइमन नाम के जो जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस रिसर्चर हैं, जिनके इमेजेस काफ़ी पॉपुलर होते हैं सोशल मीडिया में। भाई उसने अभी लेटेस्ट इमेज रिलीज किया है जहाँ पे 3 मीटर वाइड एक म्यूनिशन इम्पैक्ट देखा जा रहा है, एक क्रेटर है। और ये देख के एकदम क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब है, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बात किया था कैराना हिल्स में भारत ने कैसे एक वर्टिकल डीप डाइव वाला ब्रह्मोस डाला था बंकर बस्टिंग के लिए। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि एक 30 मीटर्स जो दो एंट्रेंसेज हैं, इस एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है मुरीद एयरबेस के अंदर। माना जाता है कि उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान स्टोर करके रखता है अलॉन्ग विद कन्वेंशनल वेपन्स, क्योंकि एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, उसके दो एंट्रेंसेस है और वो एंट्रेंसेस से सिर्फ 3 मीटर दूर भारत ने ये अटैक किया था। ये इमेजेस अभी ये कंफर्म कर रहा है कि अगर ये सच है तो डेफिनेटली ये कैराना हिल्स से भी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। बट ये सारी स्पेकुलेशन है, तो इसके ऊपर लोग सिर्फ स्पेकुलेट ही कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने भाई कनाडा वाले को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। भाई जब डोनाल्ड ट्रंप ने $175 बिलियन का गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करने की बात की 2029 तक, तो उस टाइम पे ये सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, जो रशिया और चाइना से जो थ्रेट है इस समय यूनाइटेड स्टेट्स को, उससे शील्ड करने के लिए ये आयरन डोम जो इसराइल में है ना, छोटे रॉकेट्स के को डिफेंड करता है इसराइल को आयरन डोम, उसी तरह पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को डिफेंड करेगा गोल्डन डोम। इसका जो प्रोजेक्ट जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था, इमीडिएटली कनाडा ने इंटरेस्ट दिखा दिया था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि कैनेडियंस को कि भाई आप लोगों को चाहिए तो भाई दे दो, $61 बिलियन दे दो और आपको भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन आपके लिए एक ऑफर है, अगर आपको $61 बिलियन नहीं देना है तो एक काम कीजिए, आप हमारा 51 स्टेट बन जाइए, फिर आपको फ्री में हम कवरेज दे देंगे। तो ये ट्रंप का प्रपोजल था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को। और उसके बाद में कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं कैनरी, उन्होंने बोला भाई ये हम सॉवरेनिटी तो नहीं लूज़ करेंगे सिर्फ गोल्डन डोम के लिए, उससे अच्छा हम $61 बिलियन देने का सोच सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कनाडा इस समय $61 बिलियन स्पेंड करने के पोजीशन में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भाई ये ऑफ़र तो दिया है कि भाई प्रोटेक्शन चाहिए तो आ जाओ हमारे शरण के अंदर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ऑफ़र था जो रिजेक्ट हो गया। अब जो रशियन साइड जो है उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े हमले कर दिए हैं कीव के अंदर, ड्रोन स्ट्राइक्स वगैरह की हैं कीव के अंदर घुस के बहुत एग्रेसिव टोन में। फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेजी बुलाया था पुतिन को। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे पागल करार कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को। अब पुतिन के साइड से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लैवरोव बोल रहे हैं कि भाई हम तो हमेशा से पीस के समर्थन में था, ये तो जेलेंस्की है जो नहीं आ रहा है, नेगोशिएट नहीं कर रहा है। तो एक तरफ ट्रंप बोल रहा है कि रशिया पीस नेगोशिएशंस को सीरियसली नहीं ले रहा है, और एक तरफ पुतिन का जो टीम है, लैवरोव जो है उनका फॉरेन मिनिस्टर, वो बोल रहा है कि भाई हम तैयार हैं लेकिन जेलेंस्की नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर डेडलॉक होते हुए हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अलावा मोहम्मद यूनुस जो हैं भाई, वो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आर्मी और उसका आंकड़ा अभी टेढ़ा हो चुका है। वो आर्मी जो है वो बीएनपी और इनफैक्ट अवामी लीग के साथ अभी थोड़ी बहुत अलाइन होते हुए दिख रही है। तो बीएनपी, अवामी लीग और आर्मी वो आपस में ज़रूर लड़ते हैं, लेकिन यूनुस के खिलाफ वो एकजुट हो गया बांग्लादेश के अंदर। तो भाई यूनुस जो है अब वो जाके छुप गया है बांग्लादेश के अंदर। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया है कि यूनुस ने एक जो उनकी जो सेक्रेटेरिएट का जो एक कॉम्प्लेक्स है बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर, उसके अंदर जाके छुप के बैठ गया है वो। और बांग्लादेश की जो पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड जो है, बीजीबी जो है, और पुलिस स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स जो स्वैट यूनिट है, और एंटी क्राइम रेड एक्शन बटालियन है रैब, इन लोगों को सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे तैनात कर दिया है। अब ये जो फोर्सेस हैं ये आर्मी से क्या लड़ने वाली हैं, क्योंकि इसके अंदर यूनस छुप के बैठा हुआ है और ये लोगों ने ये कॉम्प्लेक्स को घेर के रख लिया है।
अब जो ढाका की मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं, वो मेट्रो सिटी बोलते हैं ढाका को, तो वो उन्होंने बैन कर दिया है रैलीज और गैदरिंग्स को। तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस जो है एकदम डरा हुआ है इस समय। और बांग्लादेश में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि वहाँ पे मुजीबुर रहमान बड़े बड़े लीडर्स को मार डाला आर्मी ने, तो मोहम्मद यूनुस क्या चीज़ है। तो यहाँ पे वो बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसने अभी इतना फ्रिक्शन चल रहा है। ऑलरेडी आर्मी ने मना कर दिया रखैन कॉरिडोर जो वो लेके आ रहा था यूएस के साथ। इसके बावजूद उसने अभी एक नया ऑर्डिनेंस पास किया था संडे को, जहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको किसी भी बेसिस पे फायर किया जा सकता है विदाउट एनी रीज़न। ये ऑर्डिनेंस उसने संडे को पास कर लिया। ऑलरेडी आर्मी के साथ इतना आंकड़ा उसका ख़राब है, विद इंस्टेड ऑफ रिलेंटिंग वो ये ऐसे ऐसी हरकतें कर रहा है। तो अब जो बहुत सारे जो बांग्लादेश का पब्लिक है वो थोड़ा नाराज़ हो गया, क्योंकि 18 लाख वर्कर्स हैं, 18 लाख वर्कर्स हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट के अंदर। वो सारे लोग अब प्रोटेस्ट करने लगे हैं यूनस के अगेंस्ट। आर्मी भी यूनस के अगेंस्ट है। तो भाई आप खुद ही पता लगा सकते हो कि यूनस कितने दिन तक सरवाइव करेगा, क्योंकि सिर्फ जिहादी और इस्लामिस्ट्स और कुछ स्टूडेंट एसोसिएशंस के साथ सपोर्ट रखते हुए और यूएस का हाथ रखते हुए वो कैसे बांग्लादेश के अंदर बच के बाहर निकल सकता है, ये कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि कितना मुश्किल होगा उसके लिए। तो इसको थोड़ा क्लोजली ट्रैक करेंगे ऑन डेली बेसिस। इसके ऊपर मैं ट्रैक करते रहूँगा। मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने काफ़ी अपडेट्स दिए हैं, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा क्या क्या वहाँ पे चल रहा है। भारत ने एक अलार्म रेज कर दिया है कि भाई चाइना का जो सीसीटीवी कैमराज है, चाइनीज़ ब्रांड्स जो हैं जो भारत में सीसीटीवी कैमराज बेचती हैं, जैसे हिक विजन हो गया और बहुत सारे जो हो गए, उनके अंदर माना जा रहा है कि जो डेटा जो है वो, स्पेशली जो इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी कैमराज है, वो डेटा जो है खुफिया तरीके से चाइना भेजा जा रहा है। ये सस्पिशन है भारत सरकार को, बहुत ही सीरियस और गंभीर सस्पिशन है। और मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि भाई इतना टाइम लग गया भारत सरकार को ये रियलाइज़ करने के लिए, जबकि दूसरे देशों को तो पहले से ही पता था कि भाई चाइना तो ये चीज़ें करता ही है। तो खैर गवर्नमेंट ने अभी एक नया रूल लेके आया है, जहाँ पे जो कोई भी इंडियन कंपनी या इंपोर्टर जो चाइनीज़ सीसीटीवी कैमरास को इंपोर्ट करता है या यहाँ पे असेंबल करता है, उनको इंडियन गवर्नमेंट को ये ऑडिट करने के लिए देना पड़ेगा। जी हाँ। तो अब जो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ये जो डिवाइसेस है, इनके जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड को एसेस करेंगे गवर्नमेंट लैब के अंदर। और ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट ने ग्लोबल मेकर्स को दे दिया है। और ये जो है ये माना जा रहा है कि ये स्टेप उसके बाद में हुआ है कि जब एक हमारे मिनिस्टर ने 2021 में कहा था कि 1 मिलियन कैमरास, ठीक है, भारत के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे दिल्ली में जो होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर भी, भारत के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में 1 मिलियन चाइनीज सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। और वो इस समय कहाँ कहाँ क्या क्या डेटा चाइना में भेज रहे हैं, क्या सर्वेलेंस हो रहा है, ये सिर्फ भगवान ही जानता है। तो ये ऑलरेडी, मैं तो बोलता हूँ कि ऑलरेडी जो चाइनीज़ इक्विपमेंट लगी हुई है हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, उसको भी ऑडिट करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। नए डिवाइसेस का तो समझ में ही आ जाता है। तो बेसिकली हिकविजन, जाओमी और दाहुआ, ये और इनफैक्ट हानवा और मोटरोला सॉल्यूशन, ये सारे कंपनीज जो हैं ये भले यूएस में लिस्टेड है, लेकिन इनका जो बैकबोन है वो पूरा चाइना के अंदर है। तो ये जो नई पॉलिसी के तहत इनको अब सबमिट करना पड़ेगा अपना सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंडियन गवर्नमेंट को। जापान जो है अब उसको भारत ने PL-15 मिसाइल जो गिराया था हरियाणा और पंजाब में, जो इंटैक्ट पोजीशन में भारत को मिला था, वो उस टाइम पे इंडियन आर्मी ने उसको कलेक्ट करके डीआरडीओ के लैब में भेज दिया था। जी हाँ, डीआरडीओ लैब से वो जो मिसाइल है वो एक्सेस दिया जा रहा है जापान और ताइवान को। जी हाँ, ये अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स डीआरडीओ के ऑफिशियल्स ने रिवर्स इंजीनियरिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है PL-15 की। और ये जो मिसाइल की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो पूरा वो नोट डाउन कर रहे हैं इस समय। और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स मॉड्यूल और गाइडेंस सॉफ्टवेयर जो हैं उसको पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं। और इसकी जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करके अब भारत अगले फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में इसके अगेंस्ट यूज़ करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, जापान और ताइवान भी। तो भारत वो कर रहा है जो चाइना पाकिस्तान के साथ करता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस इक्विपमेंट शेयरिंग। तो अब चाइना का जो इन्वेंट्री में माना जाता है कि ऑलमोस्ट 20 to 25% ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक PL-15 मिसाइल का है। तो उसकी तोड़ अगर भारत के हाथ में आ जाती है, जापान और ताइवान के हाथ में आ जाती है, तो आप सोचिए
चाइना के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा। ऑलरेडी उनकी जो चेंगडू जो है उसका शेयर प्राइसेस गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, तो इसके वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी झूठ पकड़ी गई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलता है कि भाई भारत जो है भारत के साथ बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, सबको बोलते फिरता है। भाई उसका जो झूठ जो है वो पकड़ा गया है। अब वो कैसे, आप पूछेंगे। झूठ वो ऐसे पकड़ा गया है कि जो 45 बिलियन डॉलर्स का जो वो ट्रेड डेफिसिट बोलता है, उसको ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक एनालिसिस किया। उन्होंने ये बोला है कि भारत का एक्चुअली 35 to 40 बिलियन डॉलर तो सरप्लस है। जी हाँ, सरप्लस है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अब वो कैसे आप बोलोगे भाई, उसमें उसके पीछे रीज़न ये है कि जो नॉन मर्चेंडाइज इनकम जो है, जैसे कि एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटीज़ में भारत पैसा भेजता है, यूएस यूनिवर्सिटीज़ में, डिजिटल सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड कंसल्टिंग ऑपरेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग, आर्म्स डील्स और एंटरटेनमेंट एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं डोनाल्ड ट्रंप के कैलकुलेशन में। जी हाँ, ये सारे एक्सक्लूडेड है। तो अगर इनको इंक्लूड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू देम एक भारत का एक्चुअल में ट्रेड सरप्लस बनता है। जी हाँ, 35 to 40 बिलियन डॉलर्स का भारत का सरप्लस बनता है, ट्रेड सरप्लस बनता है यूनाइटेड स्टेट से। तो ट्रम्प की जो झूठ है ना कि भाई भारत के साथ डेफिसिट है इसके लिए टैरिफ लगाएंगे, वो गलत है। भारत का सरप्लस बनता है अगर भारत का जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़, यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसको अगर हम ऐड करेंगे, जो हॉलीवुड मूवीज़ जो रिलीज़ होती है उसका जो पैसा जाता है उसको ऐड करेंगे, भारत का जो आर्म्स डील्स है उसको ऐड करेंगे, जो फाइनेंशियल कंसल्टिंग ऑपरेशंस है जैसे मॉर्गन स्टैनली, जो भी कंसल्टिंग फर्म्स है भारत के अंदर कॉरपोरेट के अंदर, वो सारे तो वो गिन ही नहीं रहे। यूएस की जो टेक जायंट्स है, गूगल, मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब का अगर कैलकुलेट करें तो 15-20 मिलियन तो इनके ही हो जाते हैं। इनफैक्ट जो डेटा है, यूएस के अंदर 2,50,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो साल में $25 बिलियन स्पेंड करते हैं। 15 बिलियन उनके ट्यूशन फीस में जाता है और 10 बिलियन जो है उनके लिविंग एक्सपेंसेस में जाता है। तो भाई 25 बिलियन तो इधर ही हो गया गूगल मेटा का, और 15-20 मिलियन हो गया जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैच, डेलॉयट, मैकेंजी, इन सब का मिला दो तो 10-15 मिलियन यहाँ पे हो जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी का 1.5-2 मिलियन हो जाता है। तो ये सब कुल मिला मिला के भारत का एक्चुअल में सरप्लस है 35 to 40,000 सॉरी बिलियन जो है, यूएस का सरप्लस है। तो डोनाल्ड ट्रंप किस बेसिस पे ये बोल रहा है कि भाई वो डेफिसिट में है, ये तो भगवान ही जाने। तो कहीं ना कहीं ये हमें समझना पड़ेगा कि देर इज़ मोर टू इट। डोनाल्ड ट्रंप भारत से इसलिए भी नाराज़ है कि क्योंकि जियोपॉलिटिकली भारत दब नहीं रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भारत ने कॉल आउट कर दिया, यूएस के वेपन्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर यूएस के वेपन्स का नाम खराब कर दिया है भारत ने। तो वो भी एक कहीं ना कहीं रीज़न है वाई कि ट्रंप क्यों पिस्ड ऑफ है। ट्रंप ने ऑलरेडी भारत के जो स्टूडेंट वीज़ाज़ है उसके ऊपर सेंध लगा दी है, क्योंकि मार्को रूबियो ने अभी रिसेंटली बोला है कि भाई जो भी स्टूडेंट, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया से कोई भी स्टूडेंट यूएस के अंदर वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा तो भाई उसकी सोशल मीडिया फीड को चेक किया जाएगा। जी हाँ, मतलब क्या वो प्रो हमास है, क्या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, क्या वो एंटी डोनाल्ड ट्रंप है, शायद वो भी वो लोग चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। और अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि नई वीज़ा अपॉइंटमेंट्स वो नहीं देने वाले। जी हाँ, अगर आप भारत में हैं और यूएस में इस साल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो शायद आपको अब अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। आप इमीडिएटली जाके चेक कर सकते हैं काउंसलेट में। जो ऑलरेडी जिनके अपॉइंटमेंट्स हैं वो बरकरार है, ये क्लैरिफाई किया गया है, लेकिन नए स्टूडेंट अपॉइंटमेंट्स, वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं दी जाएंगी जब तक मार्को रूबियो ने बोला है, जब तक ये मैकेनिज्म जो है सोशल मीडिया वेटिंग का वो पूरा नहीं होएगा। तो भाई अगर आप में से किसी ने एंटी ट्रंप ट्वीट्स कर लिए हैं ट्विटर के अंदर और आपको यूएस जाना है पढ़ने के लिए, तो भाई आप जाके डिलीट कर दो, क्योंकि भाई सोशल मीडिया में पूरी स्क्रीनिंग हो रही है। मुझे भी कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए वरना मेरे आगे के वीज़ा में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हालांकि अभी के लिए है। अ, यहाँ पे अब सेंटर जो है हमारे उन्होंने न्यू रूल्स नोटिफाई किए हैं ट्राई सर्विसेज का के लिए। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 2023 को पूरी तरीके से नोटिफाई कर दिया है, जहाँ पे जो यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाएगा
और जो आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स जो है ये आगे जाके अपनी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करके काम करने के लिए ये एक्ट को नोटिफाई कर दिया गया। ऑलरेडी बाय द वे ऑपरेशन सिंदूर ने किया, तस्वीरें हम देख चुके हैं कैसे सारे इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ और चीफ ऑफ स्टाफ सारे इकट्ठे बैठ के देख रहे थे, आराम से पिक्चर देख रहे थे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर तबाही हो रही है। तो ऑलरेडी काफ़ी कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, ये एक डेफिनेटली एक मेजर स्टेप है। चाइना के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ मशरूम क्लाउड का योदाओ केमिकल प्लांट के अंदर, बहुत ही भयानक वीडियो था। माना जा रहा है कि बहुत सारे कैजुअलिटीज़ वहाँ पे हुए, ये केमिकल प्लांट था और ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत ही आम है। ये अपेरेंटली पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था। अब क्या पेस्टिसाइड्स में इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है वो भी हमें नहीं समझ में आता, कहीं ये कोई और चीज़ तो नहीं है। एनीवेज खैर, भारत ने अभी 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का ऑर्डर दे दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने भारत डायनामिक्स को। 2000 से 3000 करोड़ का एस्टिमेटेड डील माना जा रहा है। T-90 टैंक्स के अंदर ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फिट किया जाएगा। ऑलरेडी भारत के T-90 टैंक्स के अंदर ये यूज़ हो रही हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये 500 मिसाइल जो हैं एक्स्ट्रा है। आराम से पाकिस्तान, चाइना और शायद बांग्लादेश के लिए भी हो। तो ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर ये ऑर्डर दिया जा रहा है भारत डायनामिक्स को। 3000 करोड़ का ये डील है और भारत डायनामिक्स का स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है। और जो हमारे डेलीगेशंस हैं वो हमारा काम कर रहे हैं भाई। शशि थरूर अब पनामा में जाके पाकिस्तान की उतार रहे हैं। ज़्यादा मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा। और पनामा से सपोर्ट भी मिला है हमें। सिंगापुर के अंदर जो हमारे अभिषेक बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के एमपी है, उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि भाई भारत के पास इतना एविडेंस है पब्लिक डोमेन में कि कैसे पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट को सपोर्ट करती है कि भाई और क्या चाहिए किसी देश को ये एक्सेप्ट करने के लिए कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। पूरे दुनिया को वैसे पता है, इट्स जस्ट दैट यूएस का हाथ है सर पे पाकिस्तान का, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है, वरना पता तो सबको है यहाँ पे कि क्या यहाँ पे चल रहा है। कॉन्गो के अंदर भी भाई शिवसेना के एमपी श्रीकांत शिंदे ने जाके बोला कि भाई भारत टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो हमारे डेलीगेशंस हैं जाके अपना काम कर रहे हैं। इस दौरान हाँ, एक आज की जो आखिरी न्यूज़ ये है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत के जो 2 और पाकिस्तान के जो डीजीएमओज हैं उनकी बात हुई है और माना जा रहा है कि मिड लेवल ऑफिसर्स ने ये बात किया है और कॉन्वर्जेसन किया है और कैसे ट्रूप्स को कम किया जाए ये वहाँ पे डिस्कस हुए। कोई आउटकम एज सच अनाउंस नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। आज जो मॉक ड्रिल्स की अनाउंसमेंट हुई है वो भी हमें बता रहा है कि भारत अभी भी पूरी तरीके से चौकन्ना है, हम कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीएसएफ ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वापस टेररिस्ट कैंप के अंदर आ रहे हैं और हाफिज़ सईद वगैरह को देख के लगता नहीं है कि वो रुकने वाले हैं। तो मैं ऐसे ही डेली अपडेट्स लेके आते रहूँगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियोपॉलिटिक्स। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।